हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ एमएमसी। एंड आज मैं आपको दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ एमएमसी का, दैट इज रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरओएस। ये सबसे हॉट टॉपिक है बिकॉज यहीं से आपकी जो सप्लाई डिमांड्स मैं मेज़र करके आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखाता हूँ, रीटेस्टिंग, रिवर्सल एरियाज, रिजेक्शन एरियाज, गैपिज्म वगैरह का कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे आप इस स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने मूव्स को आने वाले टाइम में जनरेट करने के लिए, या फिर अपने एक पॉइंट पे जाके वहीं से मार्केट को रिवर्स या रीटेस्ट करने के लिए। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। जितना ज़्यादा आपकी आंखें मार्केट में उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगी, उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट निकल के आएगा। देखो, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। वो तो मैं भी नहीं हूँ ना, मैं कभी होने वाला हूँ 100% एक्यूरेट। तो कह सकते हैं कि आप, लेकिन अपने आप को 70 से 80% एक्यूरेट कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल विद सप्लाई डिमांड की। जिस जगह से हम लोग मार्केट को रिवर्सल पाना चाहते हैं, वो मार्केट का रिवर्सल 80% चांस हमें दे सकता है। बाकी 100% तो कुछ भी ठीक नहीं है ना। तो बताता हूँ मैं आज आपको किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। सो गाइस, जो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि मार्केट जैसे बन जाती है, ठीक है, मार्केट जैसे बन जाती है तो उनके बीच में वो अपने आप को दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम हमारे पास जो अभी रिपीट हो रहा है वो अभी है। वो शायद कल की डिमांड हो सकती है या कल की सप्लाई हो सकती है। वो शायद 2 दिन पहले की सप्लाई हो सकती है, 2 दिन पहले की डिमांड हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ सेम होती है। बस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि कोई भी एक कैंडल है आपके सामने, इस तरीके से ये कैंडल यहाँ बन रही है हैमर जैसी, और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी फ्लोट करती है इस तरीके से, और उसके बाद एंड आने के बाद थोड़ी ऊपर जाती है और फिर यहाँ आके दोबारा से हैमर जैसी कैंडल टॉप पे बन जाती है और फिर से वहाँ से नीचे आ जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। और जब भी मार्केट में ऊपर हैमर बनता है, मार्केट नीचे गिर जाती है। हैमर बनता है, मार्केट नीचे गिर जाती है। ओके। सो पहले आप समझो कि ये हैमर बनने के बाद भी मार्केट क्यों गिर रही है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चूंगा कि हैमर की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हैमर कब उठाएगा मार्केट को या फिर कब गिराएगा मार्केट को। ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हैमर है, इसकी लाइन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स यहाँ पर कोई चीज़ है जो एकदम से एब्जॉर्व हुई है, और यहाँ पर कुछ चीज़ है जो एकदम से स्वैप हुई है। इट मीन्स ये हैमर बना तो है, लेकिन ये काम कर रहा है एक इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार की तरीके से। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होएगा और बार बार आपको पता लगेगा इसके बारे में, कि जो कैंडल की विक्स होती हैं या फिर कैंडल की शेडोज होती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट के ट्रेंड के रिपीट होने का। यानी कि अगर हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, तो हमें बेसिकली इनके विक्स और शेडोज के बारे में पता करना होगा। जिसकी जितनी अच्छी विक होगी, सिमिलर, जैसे कि इन दोनों हैमर की विक्स दोनों सिमिलर हैं, तो इनका वर्किंग क्राइटेरिया भी बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैं आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बताऊंगा, जो कि ये बहुत रिलेटिवली है, डेट इज लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी यहाँ पर क्या काम करती है, लिक्विडिटी से ही आपको पता लगेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर्स रिपीट होने वाले। ये बेसिकली वर्ड शो होता है कैंडलस्टिक की फॉर्म में। तो अगर आपको रिपीटेशन समझना है तो आपको लिक्विडिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। जो लिक्विडिटी होता है, इसका मतलब होता है कि हम जब अपने एसेट्स हम जब अपने एसेट्स करंट प्राइस पर, बिना प्राइस के फ्लक्चुएट, यानी कि बिना, विदाउट प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट में जाके बेचते हैं, और उसके जरिए हमें कैश मिलता है, जिसे हम लोग रेडी फॉरवर्ड कैश कहते हैं। यानी कि ये कैश सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है या फिर सीधे हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाता है। हम लोग अपने एसेट्स को बेच देते हैं
उस एसेट्स के करंट प्राइस के बेसिस पर, बिना उस प्राइस के फ्लक्चुएट करे हुए, जब हम एसेट को बेचने जाते हैं तो वो जब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, येन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए उस एसेट्स का। जैसे आप सोना बेचने जा रहे हो या घर बेचने जा रहे हो, तो सोना बेचने जा रहे हो तो आपके सोना बेचने से सोने के प्राइस पे फर्क नहीं आना चाहिए ज़्यादा। एसेट्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एसेट्स आपका हो सकता है होम, घर आपका हो सकता है, ठीक है। कोई कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, कोई कमोडिटी हो सकती है जैसे कि सोना, चांदी, ओके। इसी तरीके से आपके एसेट्स हो सकते हैं। तो ये भी सारे जब बेचने जाते हैं तो यहाँ पर जब ये चीज़ होती है, यानी कि अगर मैं और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो यहाँ पर जब हमारे सामने ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स हैं ये हम लोग बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और हम लोग इसके ज़रिए कैश लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वैप करना, यानी कि स्वैपिंग। और इसको ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। इस कंडीशन में जो मार्केट में हमें कैंडल्स देखने को मिलती हैं, उनके ऊपर शेडोज होती, मतलब ऊपर विक्स होती हैं और नीचे बॉडी होती है। सो इसमें जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो स्ट्रक्चर कैंडल के कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक इन्वर्टेड हैमर, या फिर आप कह सकते हो कि शूटिंग स्टार। मतलब वो पैटर्न्स जहां मार्केट में ऊपर की साइड जो लाइन है वो बहुत लंबी होती है, तो इसी जगह आपको लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिलेगा। अगर ये पैटर्न्स मार्केट के टॉप पर बन रहे हैं और फिर बाद में मार्केट घूम के नीचे आती है फिर दोबारा ऊपर चली जाती है, वहां पर ये दोबारा बनते हैं, तो इस कंडीशन में लिक्विडिटी स्वैप दोबारा होती है। लेकिन इस प्रोसेस में याद रहे कि उस एसेट का प्राइस, चाहे वो हाउसिंग मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, किसी का भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई फॉरेक्स मार्केट है, अगर मैं आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी फॉरेन करेंसी भी है, ये भी एक एसेट है, जैसे अपने डॉलर रखे हुए हैं, तो आप डॉलर जाके आईएनआर में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आप फॉरेक्स मार्केट में जा रहे हो। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो उससे उस मार्केट के उस एसेट के प्राइस पे फर्क नहीं आना चाहिए, यानी यूएसडी आईएनआर की मार्केट जो है उसका प्राइस हिलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से जब हम लोग अपने कैश से, यानी कि जब हमने कैश से एसेट्स को खरीदते हैं, कोई भी हो सकता है, मैंने आपको यहाँ बताए रखा है, कोई भी एसेट्स को हम लोग खरीदते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग अपने को स्वीपिंग करना बोलते हैं, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। इस कंडीशन में चार्ट पे ये कैसे शो होगी, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके इस तरीके से नजर आएंगे, लाइक दिस या लाइक दिस। तो यहाँ पर एक हैमर और एक हैंगिंग मैन, ये दोनों ही पैटर्न लिक्विडिटी स्वीप के लिए माने जाते हैं। इट मीन्स दे हेल्प टू मेक द मार्केट इन द अपसाइड, और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दे हेल्प टू मेक द मार्केट इनटू डाउन साइड। ये इनका एक कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव है, कि अगर ये बनते हैं तो मैक्सिमम टाइम इनका ये मूव आना चाहिए। कैश का मतलब है कि हम लोग अपना पैसा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ अपना पैसा इस तरीके से शो होता है, एक मारो बोजो कैंडल, एक मारोबोजो कैंडल आपकी आपके बैंक अकाउंट के बराबर होती है, कि आपके बैंक में कितना पैसा, वो आपका मारोबोजो कैंडल दिखा रही है। इसी तरीके से जो एसेट्स हैं ये वो अकाउंट है जो आपका डीमेट के अंदर है, मतलब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक मारोबोजो के तरीके से आप मान सकते हो कि मारोबोजो अब आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ये वाला मारोबोजो आपका बैंक अकाउंट है। तो जब आपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते हो कोई पैसे एसेट खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट में, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्वीपिंग करना बोलते हैं। और अगर हम एसेट्स का बेचने जाते हैं मार्केट में, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट में से जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेचने जाते हैं और फिर बाद में हम लोग उसका कैश लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें लिक्विडिटी के अंदर आती हैं और यहीं से पता लगेगा कि हमें रिपीटेशन कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें बिना प्राइस के फ्लक्चुएट हुए होती हैं तो ये लिक्विडिटी है। लेकिन अगर ये सब करते वक्त, ऐसा करते वक्त इसमें से कुछ भी अगर कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं या स्वैप कर रहे हैं, ऐसा करते वक्त अगर उस एसेट का प्राइस फ्लक्चुएट कर जाए, यानी कि हिल जाए,
तो उस कंडीशन में वो लिक्विडिटी से कन्वर्ट होके इलिक्विडिटी बन जाती है। और ये मार्केट के मैनिपुलेशन के लिए माना जाता है। मार्केट मैनिपुलेशन इसी को बोलते हैं, यानी कि एक क्रैश, मार्केट का एक क्रैश। जैसे कि आप अगर इंडियन मार्केट देखोगे जून जुलाई की, यानी कि जून की इंडियन मार्केट देखोगे, जिस वक्त जून में 2024 में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो उस वक्त मार्केट अच्छा खासा चलते हुए एकदम से नीचे गिर गई थी और फिर अपने आप को रिकवर भी कर गई थी, दोबारा इसी कंडीशन में आने भी लग गई थी। तो ये जो इतना बड़ा सडन फॉल आता है, ये इसीलिए आता है कि कोई बहुत ज़्यादा एसेट्स अपने मार्केट में बेच रहा है, कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्वैप कर रहा है, इस वजह से उसका प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है और वो इलिक्विडिटी के अंदर आता है। इस चीज़ से बचने के लिए, अगर इस चीज़ से बचने के लिए उस एसेट पे बाहरी, मतलब अगर इस चीज़ से बचना है, इलिक्विडिटी से अगर बचना है, तो इसके लिए अगर कोई सेंटर बॉडी है, अगर कोई सेंट्रल बॉडी है जो इस चीज से बचने में हेल्प करती है, तो उस मार्केट को हम लोग सेंट्रलाइज्ड मार्केट कहते हैं। उस मार्केट को हम लोग सेंट्रलाइज, और इलिक्विडिटी से बचने के लिए सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे कि आरबीआई है हमारे देश का, इसी तरीके से हर हर देश का होता है, वो हेल्प करता है इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये कई सारे स्टेप्स उठाते हैं, जैसे कि रेपो रेट को कम कर देना, यानी कि वो रेट, वो परसेंटेज जिससे सेंट्रल बैंक बाकी के कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अगर वो लोन का परसेंटेज कम कर देगा तो दो लोग भागे चले आएंगे कॉमर्शियल बैंक में लोन लेने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक भी लोन कम कर देगा। अगर उन्हें ही कम पैसों में चीज मिलेगी तो वो आगे भी कम पैसों में देंगे, और अगर कम पैसों में आगे चीज मिलेगी तो हम जैसे लोग मार्केट में जाएंगे और जाके इन बैंकों से लोन लेंगे, और लोन लेने के बाद दोबारा से एसेट्स खरीदना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग बड़ी तादाद में एसेट्स खरीदेंगे, उस एसेट का प्राइस धीरे धीरे करके अपने ओरिजिनल प्राइस पर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी के रिस्क को मैनेज करना, लिक्विडिटी को वापस लेके आ जाना। क्योंकि अगर कोई ज्यादा लिक्विड हो गया तो इस कंडीशन में देश का नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीजें सेंट्रल बैंक करता है, और इस मार्केट को, इस तरह की मार्केट को जिसके अंदर इलिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सकता है क्रैश या मैनिपुलेशन के लिए, इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट। और अगर ऐसा ना हो, अगर ये इलिक्विडिटी हो और फिर इसको कोई मैनेज ना करे, तो उसमें अगर सेंट्रल बॉडी नहीं है, विदाउट सेंट्रल बॉडी अगर है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। यानी कि जिसको कोई भी हेल्प नहीं करेगा अगर वो बुरी तरीके से गिर जाए या बुरी तरीके से उठ जाए, तो उसे हम डिसेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। और सेंट्रलाइज मार्केट में किसी एसेट का नुकसान और भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है। अगर उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी जल्दी हो जाएगी, और अगर उसकी भरपाई जल्दी हुई है तो उसका नुकसान भी थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होने वाला। तो इसलिए ऐसी मार्केट को सेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। जैसे कि किसी देश की स्टॉक मार्केट होती है, अगर वो बुरी तरीके से गिर जाए उसकी भरपाई भी हो जाती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है, जैसे कि आपका क्रिप्टो मार्केट जो है, ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अगर मान लो बिटकॉइन $15,000 पे है, तो ये $15,000 पे रहेगा, ये 75 पे पहुंचेगा तो ये सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर की वजह से पहुंच सकता है। इसमें किसी सेंट्रल बैंक का हाथ नहीं है। अब तो धीरे धीरे करके लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कंट्रीज इंटरेस्ट है, लेकिन पहले ये आज भी ये डिसेंट्रलाइज है, पहले भी ये डिसेंट्रलाइज थी। तो अगर ये गिरती है तो इसमें सबका नुकसान है, और इसकी भरपाई होने में किसी को नहीं पता होता कि भरपाई होगी नहीं होगी, होती भी नहीं है। लेकिन सेंट्रल मार्केट में, सेंट्रलाइज मार्केट में भरपाई होती है, क्योंकि इनके पास सेंट्रल बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े सपोर्ट्स होते हैं इस वजह से। लेकिन इनके पास सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर का मन है, वो ज़्यादा पैसे लगाना चाहता है, तो ही इनका प्राइस इंक्रीज होगा, वरना तो इनमें प्राइस एक जैसा ही रहता है। सो गाइस, ये लिक्विडिटी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा। वापिस आते हैं हम लोग अपने रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट में। तो मैं आपको सबसे